वेलकम बैक प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। और हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। और उससे पहले एक क्वेश्चन कल आया था कि क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको अपक्षय पढ़ाया था, यानी कि अपक्षय के बारे में, अपक्षय की परिभाषा मैंने आप लोगों को बताई थी, तो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि बच्चे का क्वेश्चन आया कि सर अपरदन क्या होता है, या फिर अपक्षय और अपरदन क्या एक ही चीज़ें होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, अपक्षय मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के नीचे जो चट्टानें होती हैं और वो जब टूटती हैं किसी भी प्राकृतिक तरीके से, जैसे मैंने बताया था कि टेम्परेचर हो, जलवायु परिवर्तन हो, पेड़ पौधों गिरने से या मनुष्य की किसी क्रिया विधि से, यदि वो चट्टानें टूटती हैं, ठीक है, बड़े रूप में वो चट्टानें हैं, चट्टानें टूटेंगी, महीन कण निकलेंगे, महीन कण वो धीमे धीमे अपनी प्रक्रिया के द्वारा ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं। तो चट्टानों के जो टूटने की क्रिया है ना, वो क्रिया कहलाती है अपक्षय, ठीक है। लेकिन अपरदन जो इरोजन है, ठीक है, सॉइल इरोजन या कोई भी प्रकार का इरोजन, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप इरोजन पे कंसंट्रेट करिए कि अपरदन क्या होता है। अब वो सॉइल इरोजन हो, वाटर इरोजन हो या कोई भी इरोजन हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अपरदन जो प्रक्रिया होती है, अपरदन प्रक्रिया होती है कि कणों को एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित हो जाना। जब कण, देखिए चट्टान बहुत बड़ी बड़ी हैं, चट्टानों का जो एक जगह से दूसरी जगह तक परिवहन, संचार या एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना पॉसिबल नहीं होता। वो चीज़ें क्या होती, अपक्षय की क्रिया के बाद अपरदन की क्रिया घटती है। यानी चट्टानें टूटी बिखरी, उनसे मिट्टी बनी या उनके छोटे छोटे कण बने, वो कण मिलकर ऊपर ज़मीन पर जब आए तो मृदा के रूप में या मिट्टी के रूप में वो ऊपर आ गए। फिर क्या हुआ, पानी के द्वारा, आंधी तूफान या हवा के द्वारा, इन सब के द्वारा मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो क्रिया होती है या ले जाने का जो प्रोसेस होता है, वह प्रोसेस अपरदन कहलाता है। जैसे आपने सुना होगा बरसात वगैरह में पेड़ के पास, मतलब पेड़ लगाइए तो अपरदन नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ से आप याद रख सकते हो कि जब आप पेड़ लगाओगे, घास फूस लगेगी, तो सीधी सी बात है कि मिट्टी को वो बांधे रखते हैं, तो अपरदन जो होता है वो कम होता है, इरोजन कम होता है। यानी कि मिट्टी का जो बहाव है ना, कटाव है, मिट्टी का बहाव पानी के साथ, हवा के साथ, ठीक है, वो कम होता है। जब वो कम होगा, वही क्रिया मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक या कोई भी सिंगल चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो वो क्रिया क्या कहलाती है, अपरदन। तो अब अपक्षय और अपरदन दोनों में मेरे ख्याल से कन्फ्यूज़न आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी भी कोई समस्या है तो इसमें क्या नाम, नीचे आप डिस्क्रिप्शन अगर आप पढ़ा करें तो आपसे पिछले कुछ वीडियो से मैं क्या कर रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ या जो बातें मैं पढ़ा रहा हूँ, उनको मैं पॉज कर दूँ, तो उनको मैं क्या करता हूँ कि लिख देता हूँ। रुक जा, तो कर देगा, अच्छा चलो ठीक है, खैर। तो हाँ, तो अपक्षय और अपरदन अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नहीं तो फिर आप नीचे उस क्या नाम, क्या बोलते हैं, नाम और भूल गए उसका, तो कमेंट नहीं, उसमें डिस्क्रिप्शन में आप उस चीज़ को देख लीजिएगा, मैं लिख भी दूंगा, ठीक है। और पिछले कुछ वीडियो से मैं जो चीज़ें लिख रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो लिख भी रहा हूँ, थोड़ा कम है ना, लेकिन फिर भी लिख रहा हूँ। चलिए खैर, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग आज। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं मृदा गठन या सॉइल टेक्सचर, ठीक है। तो यानी कि मृदा गठन का मतलब है, गठन मतलब इकट्ठा होना, यानी कि मृदा जो है यानी मिट्टी जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है, कैसे बनती है, क्या क्या चीज़ें उसमें मिलती हैं, तब जाके मिट्टी बनती है, ठीक है। तो अगर आप पहले लाइन की बात करेंगे तो आप देखिए ध्यान से, लिखा है कि मृदा में विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं। बहुत ही बारीक, बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं जो मिलकर, कई अलग अलग प्रकार के कण मिलकर क्या करते हैं, मिट्टी का निर्माण करते हैं। और सबसे बारीक जो मिट्टी होती है उसको हम कोलाइडल मृत्तिका यानी कि कोलाइडल क्ले कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो सबसे महीन कण जो होता है, बिल्कुल, यानी कि जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देता, यानी कि बिना हम सूक्ष्मदर्शी के उसको अपनी आँखों से नहीं देख सकते, वो इतना छोटा कण, वो कण क्या कहलाता है, कोलाइडल मृत्तिका। ये बहुत ही छोटे कण होते हैं, आपको पता है कि आँखों से दिखाई नहीं देते, ठीक। चलिए, तो अब कण हो गए,
ठीक। मृदा इस टाइम पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मृदा का गठन कर रहे हैं, मिट्टी को बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने समझ लिया पहले कि मृदा बनेगी कैसे, कि बहुत ही छोटे छोटे कण या छोटे छोटे कणों से, अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर बनेगी। अब बनी है तो कण कौन कौन से हैं, तो कणों के बारे में मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कशन किया है, सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दिया है। मृदा कणों के प्रकार, तो मृदा के जो कण होते हैं उनके जो नाम है या जो वो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। गोलाश्म है, बजरी, कुछ के नाम आपने सुने होंगे, कुछ के नहीं सुने होंगे। बजरी है, रेत है, गाद है, चीका है और पंक है, ठीक है। यानी कि चीका, यहाँ पर आपने एक शब्द देखा होगा क्ले करके लिखा है, कोलाइडल मृतिका। ये जो मृतिका होती है वो यही क्ले यानी कि चीका होती है। चीका मतलब चिकनी मिट्टी। चीका मिट्टी के नाम से आप लोगों ने इसको सुना होगा। बहुत पानी यानी जब उस पर गिर जाता है तो वो चिपचिपी टाइप की और फिसलन उसमें हो जाती काफ़ी और वो चिपकती है, ठीक है। चलिए, तो ये 6 प्रकार के यहाँ पर हमने मिट्टी के जो कण होते हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं। यही कण आपस में मिलकर, हो सकता है सारे कण मिल जाएं या कुछ इसमें से 2, 3, 4, 5 कण मिल जाएं, वो कण मिलके क्या करते हैं, मिट्टी का निर्माण करते हैं। देखिएगा, कहते हैं कि इनसे मिलकर विभिन्न प्रकार की दोमट मृदाओं का निर्माण होता है। अपने भारत में ज़्यादातर दोमट मृदा पाई जाती है। दोमट मृदा बहुत ही उपजाऊ टाइप की मृदा होती है और आपको पता है कि हमारा जो देश है भारत देश कृषि प्रधान देश है। वो इसी कारण से है क्योंकि यहाँ पर मिट्टी बहुत अच्छी पाई जाती है जो कि कृषि के सुयोग्य है, ठीक है। इस वजह से जो मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोमट मिट्टी, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, दो विभिन्न प्रकार की मिट्टी या अलग अलग तरीके के कण मिलकर दोमट प्रकार की मिट्टी बनाते हैं। इस मिट्टी में 50% तक इसके खुद के वजन से 50% तक पानी सोखने की क्षमता इसमें होती है दोमट मिट्टी में। तो जिस मिट्टी में पानी ज़्यादा सूखेगा या पानी ज़्यादा रहेगा वहाँ पर आपको पता है कि फसलें और पेड़ पौधे लगाना काफ़ी आसान होता है और वो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। देखिए लिखा भी है, जब कणों की 3-4 किस्में मिल जाती हैं तो मृदा अधिक संश्लिष्ट हो जाती है, यानी कि मृदा अधिक उपजाऊ हो जाती है, अधिक अच्छी हो जाती है। और उसमें जो कणों की संख्या होती है वो ज़रूरी नहीं कि पूरे के पूरे 6 प्रकार के कण मिल ही जाएं, 2 कण 3 कण 4 कण, इस आप जानते हो कि अलग अलग प्रकार की मृदाएं होती हैं, तो वो इसी वजह से होती हैं। हमने जो मृदाओं का वर्गीकरण किया है वो मृदाओं का वर्गीकरण हमने उनकी गुणवत्ता के आधार पे, उनकी उर्वरक क्षमता के आधार पे किया है। तो सीधी सी बात है, जो अच्छे कण हैं अगर वो उचित मात्रा में मिट्टी में व्याप्त होंगे तो वो मृदा हमारी या वो मिट्टी हमारी ज़्यादा उपजाऊ होगी, ठीक। लगा भी है, भारत की अधिकांश मृदाएं दोमट प्रकार की हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर ज़्यादातर दोमट मिट्टी पाई जाती है, ठीक। चलिए, तो यहाँ ये जो यहाँ पर टर्म लिखे हैं इनमें से काफ़ी सारे आपने सुने होंगे, हो सकता है 1-2 के नाम ना सुने हो, जैसे आपने गाद ना सुना होगा, गोलाश्म ना सुना होगा, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल छोटे छोटे मिट्टी के कण हैं जिनको हमने अपनी ओर से नाम दे रखा है कि इनका नाम ये है, इस प्रकार की वैरायटी रखने वाले कण का नाम ये है। अब क्या है, जब ये कण आपस में मिल जाते हैं तो देखिए, जब छोटे छोटे कण मिलेंगे तो इनके बीच में स्पेस भी होना लाजमी है, यानी कि इनके बीच में मिट्टी के जो बहुत छोटे कण जो हम आँखों से देख पाते हैं उन कणों, वो कण भी बहुत सारे अलग अलग कणों से मिलकर बने होते हैं, तो उनके बीच में स्पेस भी होता है। और उसी स्पेस में जो मिट्टी के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं जैसे कि जल हो गया और वायु हो गई, जिसकी आगे हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे अभी ये इस वाले सेगमेंट में, कि जल और वायु इनके कणों के बीच में भी उपलब्ध होती है, जो कि हमारे और दूसरी चीज़ उसके साथ साथ गैसों की अगर हम लोग बात करें तो पौधों को मतलब बड़ा करने के लिए नाइट्रोजन गैस बहुत उत्तम गैस होती है, ठीक है। तो इन्हीं कणों के बीच में जल भी है, वायु भी है और कुछ गैसें, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन जैसी कुछ बहुत मुख्य गैसें जो होती हैं वो भी इन कणों के बीच में पाई जाती हैं, जिससे ये उपजाऊ बनती हैं। क्लियर है। चलिए, यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम मैंने बना रखा है, चार्ट है एक, ठीक है।
इसमें हम लोग ये समझेंगे कि जो हमारे कण होते हैं, हम कणों की बारीकी को समझेंगे कि कितना छोटा कण हो सकता है या कितने छोटे कण होते हैं। एक प्रकार से तो हम एक चीज़ को समझ ही चुके हैं कि जो यहाँ पर हमने लिख रखा है कोलाइडल कण, यानी कि इसको तो हम आँखों से देख ही नहीं सकते, ठीक है। उससे भी आगे अगर थोड़ा सा निकल के आएंगे तो कणों के जो प्रकार यानी कि क्ले जो होती है, मृतिका के जो कणों का साइज होता है वो साइज है 0.002 mm से कम, यानी कि मैक्सिमम इसका जो साइज हो सकता है वो 0.002 mm मतलब मिलीमीटर है यहाँ पर। और मिलीमीटर समझने के लिए आप अपने घर में जो स्केल यूज़ कर रहे हो उसके एक साइड थोड़ी दूर दूर लाइनें होती हैं और एक साइड बहुत महीन लाइनें होती हैं। तो वो जो महीन लाइनें होती हैं उनके बीच में जो एक से दूसरी लाइन, वो छोटी वाली लाइन, उसके दो लाइनों के बीच में जो गैप है वो 1 mm के बराबर है। अब आप सोचिएगा और उसमें लगा दीजिएगा, उस दूरी में आप भाग लगा दो 100 का, ठीक है, तब आप इस पॉइंट पर पहुंचोगे तो सोचोगे कि वो कितना छोटा रह गया, ठीक है। तो वो ये जो क्ले है हमारे, उसके कण जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, इससे भी छोटे। उसके बाद गाद की हम लोग बात करें तो गाद देखिए 0.002 mm से 0.05 mm का हो सकता है, होता है, ठीक। सूक्ष्म रेत और स्थूल रेत, रेत को दो भागों में यहाँ पर विभाजित किया गया, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म रेत जो होता है 0.05 mm से 0.2 mm का, और जो हमारा स्थूल रेत होता है 0.2 mm से 2 mm का, यानी कि 2 mm तक का वो हो सकता है। अब इसके कण जो हैं आपके देखने लायक यहाँ पर हो सकते हैं, इसीलिए इसको स्थूल रेत नाम भी दिया गया है। स्थूल का मतलब होता है जो साक्षात हमारे सामने हो या साक्षात जिसको हम देख सकें। तो देखने लायक ये हो गया हमारा, ठीक है, यानी कि स्थूल रेत छोटा भी होगा तब भी हमें दिखाई देगा। और सबसे लास्ट में बजरी और गुटिका, इसका जो साइज होगा वो 2 mm से अधिक होता है। बजरी, जब आपके घर पे बालू का काम चल रहा होगा तो वो बालू जब छानी जाती है तो उसमें से छोटे छोटे कण निकलते हैं, आपको वो कंकड़ टाइप के लगते हैं जिसको हम लोग कंकड़ बोलते हैं। तो कई जगह पर उसको बजरी भी बोला जाता है, ठीक है। तो बजरी ज़रूरी नहीं हो इतनी बड़ी हो, उसके बहुत छोटे कण भी जो बहुत बारीक कण होते हैं आपने देखे होंगे उसमें दाने टाइप के, वो भी हमारे किस में आते हैं, मिट्टी के कणों के रूप में। उसका जो साइज होता है वो 2 mm से अधिक हो सकता है, ठीक। दूसरी चीज़ इसी के नीचे हमने लिख रखा है कि देखिए हमने अभी जो मिट्टी के जो साइज़ नापे हैं वो हमने किस में नापे हैं, mm में, यानी कि मिलीमीटर में। लेकिन अगर इसको हम, वैसे तो नॉर्मल साइज़ इसको हम मिलीमीटर में ही नापते हैं, लेकिन अगर इसका जो सबसे छोटा साइज़ देखा जाए तो इसका सबसे छोटा जो साइज़ है वो है माइक्रोन, ठीक है, माइक्रोन, यानी कि ए और जो 1 माइक्रोन हमारा होता है वो 0.001 mm के बराबर होता है। यानी कि अगर इन सबको हम कैटेगराइज करेंगे तो हम इसको mm की जगह माइक्रोन में भी रख सकते हैं, और ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये वाले जो कण हैं वो इतने माइक्रोन के हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आई होगी कि मृदा का जो गठन है वो हमने किस प्रकार से किया है कि विभिन्न प्रकार के कण मिलकर मिट्टी का गठन करते हैं, मिट्टी को बनाते हैं, और उन्हीं कणों के बीच में जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं मृदा के लिए, जल हो गया, वायु हो गई और गैसेस हो गई, जो ज़रूरी गैसें हैं वो इसके बीच में होती हैं, जिससे पेड़ पौधे और छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें भी फलने फूलने का समय मिलता है, और उसकी मदद से ये सारी प्रक्रियाएँ चलती हैं, ठीक। चलिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे मृदा की संरचना, यानी कि सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है। मृदा की संरचना के बारे में अगर हम लोग बात करें, संरचना से मतलब है मृदा का बनना, ठीक है, यानी कि किस प्रकार से मृदा जो है वो बनती है। तो मृदा की संरचना की अगर हम लोग बात करें तो कल हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, ह्यूमस पढ़ाया था मैंने, है ना, कि वो नमी के मामले में ह्यूमस, ठीक है, और भी कुछ चीज़ें पढ़ाई थी, ठीक है, और बाकी आज हम लोगों ने पढ़ा है कुछ कणों के बारे में। तो ये सारी की सारी चीज़ें, संरचना मतलब यहाँ पर बनने ही के बारे में है। तो मृदा की जो संरचना होती है कि वो कैसी होती है, ठीक है, किन किन चीज़ों से मिलकर वो बन रही है, ये चीज़ और ये चीज़ में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ये सिस्टमेटिक है, एक चीज़ दूसरे चीज़ को कवर करती हुई चल रही है, ठीक है। तो मृदा के गठन में, यानी कि मृदा के जो कण हैं, मैंने बताया कि जो जिन चीज़ों से या जिन कणों से वो मिलकर बन रही है उसका सुसंगठित गठन, ठीक है, यानी कि बिल्कुल सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर वो चीज़ें हैं तो वो हमारी क्या कहलाएंगी, मृदा की संरचना या मृदा का स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हम लोग बात करें मृदा की थोड़ी सी और यहाँ पर कैटेगरी लेंगे कि मृदा
को हम लोग किस किस तरीके से बांट सकते हैं, उसकी संरचना के आधार पर। यानी कि जब वो बनी है तो किन किन चीज़ों से मिलकर बन गई। मान लो जैसे ये है, इसमें से हर एक जो कण है वो अलग अपनी एक वैरायटी रखता है। जिस मिट्टी में रेत ज़्यादा होगी वो उपजाऊ ज़्यादा होगी, क्योंकि रेत में पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो ये जो कण है वो सब एक दूसरे अपने खुद की एक कुछ ना कुछ क्वालिटी रखते हैं। अब इसकी संख्या किसी प्रकार की मिट्टी में ज़्यादा होगी और किसी प्रकार की मिट्टी में किसी की संख्या कम होगी। इसी आधार पे मिट्टी में क्या होता है, वेरिएशन आते जाते हैं, उनमें बदलाव होते रहते हैं कि किस प्रकार की मिट्टी वो है। ठीक, तो उसी संरचना के माध्यम से हमने ये पता लगाया कि मृदा इस तरीके से और हो सकती है। जैसे जब सबसे पहला पॉइंट है कि मृदा अम्लीयता, यानी कि सॉइल एसिडिटी। ठीक है, यानी कि मृदा में अम्लों की संख्या अगर ज़्यादा हो जाए तो मृदा हमारे लिए मृदा में अम्लों की संख्या घटते या बढ़ते क्रम में होगी। उस आधार पे जो मृदा होगी वो किस किस प्रकार की हो सकती है। तो अगर हम अम्लीयता की बात करें तो अम्लीयता को pH में नापा जाता है। ठीक है, उसका जो जैसे हमने यहाँ पर एक क्या बोलते हैं इसको, मानक। ठीक है, मानक जो लिया है वो माइक्रोन लिया है। ठीक है, यहाँ mm था। अगर हम इसकी अम्लीयता के मानक की बात करें तो अम्लीयता का मानक इस तरीके से लिखा जाता है pH में। ठीक है, pH मान जिसको बोलते हैं, ये किसी भी चीज़ में, चाहे पानी हो या कुछ और भी चीज़ हो, जैसे यहाँ पर हम मृदा में नाप रहे हैं तो अम्लीयता नापने के लिए इस pH मान की हमें आवश्यकता पड़ती है। pH मान 1 से लेकर 14 तक का मान रखता है। उसी के आधार पे इस मृदा की अम्लीयता को हमने यहाँ पर जांचा है कि मृदा में अगर 1 से लेकर 6 pH पॉइंट आ रहा है, अम्लीयता अगर 1 से लेकर 6 के बीच में कहीं भी है तो वो हमारी जो मिट्टी होगी वो कैसी मिट्टी होगी, अम्लीय मृदा, यानी अम्लों की संख्या उसमें ज़्यादा होगी। अगर वो केवल 7 pH मान पे फिक्स हो गई है अगर, तो जो मिट्टी होगी वो हमारी उदासीन हो जाएगी। यानी कि उदासीन, अगर पानी उदासीन की बात करें तो ना तो फिर उसमें स्वाद होगा, ना रूप रंग होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये उदासीन की स्थिति होती है। और सबसे लास्ट में अगर 8 से लेकर 14 pH मान पर अगर हमारा जो बैलेंस होता है, अम्लीयता जांचते हैं 8 से 14 के बीच में कहीं ना कहीं निकलती है, तो हमारी जो मृदा होगी वो किस प्रकार की होगी, क्षारीय मृदा होगी। ठीक, तो संरचना, मृदा की संरचना के आधार पर हमने मृदा को यहाँ 4 वर्गों में बांट रखा है और उसके साथ साथ अम्लीय मृदा की खुद की 3 अलग अलग कैटेगरी हैं। इसी संरचना में मृदा वायु, यानी कि देखिए मृदा, अभी मैंने इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर मैंने कहीं कवर कर लिया है। बीच में मैंने बोला भी था कि देखिए मृदा वायु और मृदा जल, भाई मैंने बताया कि जब कण मिलेंगे आपस में एक दूसरे से, सूक्ष्म कण होते हैं, तो उनके बीच कहीं ना कहीं स्पेस रह जाता है। और वही स्पेस, उसी स्पेस में क्या होता है, वायु और जल दोनों ही उपस्थित रहते हैं। बस अंतर कहाँ होता है कि कहीं वायु ज़्यादा है, कहीं जल ज़्यादा है, कहीं दोनों बराबर हैं, कहीं दोनों बहुत कम है। ये समस्याएं ये चीज़ें चलती रहती। इसी से मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है, फर्टिलिटी है, उसको हम जांचते हैं। तो मृदा वायु में अगर हम वायु की बात करें और जल की बात करें तो इन दोनों की उपलब्धता ही मृदा जल और मृदा वायु को रिप्रेजेंट करती है। जल की अवस्था 0 से लेकर जल जमने तक की स्थिति में भी हो सकता है, यानी कि हो सकता कणों के बीच जल जम भी गया हो, यानी इतना ज़्यादा हो, और या फिर हो सकता है कि बिल्कुल ही रेत हो, यानी कि जब आप राजस्थान चले जाओ तो वहाँ जल की मात्रा मिट्टी में बिल्कुल भी ना के बराबर है या बिल्कुल नहीं है। यही सेम पोजीशन वायु की भी होती है। हो सकता है बहुत ज़्यादा वायु हो, उसमें बहुत सारी गैसेस का मिश्रण हो, और हो सकता है कि वायु की मात्रा ना के बराबर हो। क्लियर है। सबसे लास्ट में है मृदा परिच्छेदिका। ठीक है, मृदा परिच्छेदिका यानी कि सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करें तो कल मैं इसका डायग्राम आपको यहाँ पर बनाऊंगा। ठीक है, अभी इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि कल जब हम लोग इसको पढ़ेंगे और आगे, तो आगे के क्रम में हम लोग इसके संस्तर पढ़ेंगे, यानी कि स्तर पढ़ेंगे मृदा के। ठीक है, कि ज़मीन के अंदर किस किस स्तर पर मृदा कहाँ कहाँ कैसे कैसे है। ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड है मृदा परिच्छेदिका। यानी कि देखिए मिट्टी जो ऊपर, मिट्टी हमें ज़मीन के ऊपर दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं मैंने अभी बताया अपक्षय की क्रिया में चट्टानें टूटी, फिर धीमे धीमे मिट्टी वो कहाँ आ गई, ऊपर आ गई, और उस पर हम काम करने लगे, उसका फ़ायदा लेने लगे।
तो ये जो पूरा जो एक हुजूम होता है, यानी कि मिट्टी कहाँ से चली, यानी कि पहले नीचे बहुत बड़ी चट्टानें होंगी, फिर वो टूटेंगी, तो जो उससे छोटे कण होंगे वो उसके ऊपर आ जाएंगे, हल्की चीज़ ऊपर रहती है, ठीक है, तो वो ऊपर आ गए, फिर वो और विखंडन हुआ उनमें, तो उनसे छोटे कण और ऊपर आ गए, और उनसे छोटे कण जो बिल्कुल मिट्टी थी, जिसको हमारे लिए जो मिट्टी बन रही लग रही थी, वो सबसे ऊपर जब आती है तो ऊपर वाली लेयर से लेकर नीचे वाली लेयर तक यहाँ पर 4 संस्तर या 4 हम कहें तो 4 स्टेज, ठीक है, 4 स्टेज कह सकते हैं। तो 4 स्टेजेस जो होती हैं वो चारों की चारों स्टेज एक साथ मिलकर अगर बोली जाएं कि ये क्या है, तो हम उसको बोलेंगे मृदा परिच्छेदिका। कल मैं इसका डायग्राम भी ड्रॉ करूंगा और उन संस्तरों, कल हम इन्हीं पे बात करेंगे, मृदा के संस्तर यानी कि उसकी स्टेजेस की बात करेंगे कि कैसे कैसे बनती हुई मृदा वहाँ पर तक आई है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आज ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से। क्लास को मैं थोड़ा सा छोटा रखने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप लोग को नोट्स बनाने में, समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अगर कोई कन्फ्यूज़न आप लोगों को लग रहा है तो आप नीचे कमेंट करें, ठीक है, और मुझे बताएं कि क्या कन्फ्यूज़न है, क्या कुछ पूछना है, आप पूछ भी सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए, ओके, हैव अ नाइस डे गाइस, मिलते हैं कल फिर से एक बार दोबारा।